हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पढ़ने से पहले हमको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ द साइकिल कितनी होती है, 24 टू 38 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कितने दिन होती है, 4.5 से 8 डेज ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है, 20 टू 80 ml। और साइकिल टू साइकिल वेरिएशन कितने होते हैं, 2 टू 20 डेज। ये क्या है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। अब इन नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई भी डेविएशन होता है फ्रॉम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब देखते हैं हम कि जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसके कोज क्या क्या होते हैं। तो हमको याद रखना है पाम कोइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पी मीन्स होता है पोलिप, कि यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए। ए मीन्स एडिनोमायोसिस। एल मीन्स लियोमायोमा या फाइब्रोइड, ठीक है। एम मीन्स मेलिग्नेंसी या फिर हाइपरप्लेसिया, ठीक है। सी मीन्स कोगुलोपैथी। ओ मीन्स ओवुलेटरी डिसफंक्शन। ई मीन्स एंडोमेट्रियल कोजेज की वजह से भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर एट्रोजेनिक या फिर नोट येट क्लासिफाइड। तो ये क्या क्या है, कोजेज है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई फीमेल है, उसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और वो ओपीडी के अंदर आती है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे, मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। किस फीमेल के अंदर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते, पोस्ट मेनोपोजल या फिर वर्जिन फीमेल के अंदर हम यूपीटी नहीं करते, ठीक है। सेकंड इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब टीवीएस हम किस में नहीं करते, प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो साइकिल्स होती है वो एन ओवुलेटरी साइकिल्स होती है, ठीक है, एन ओवुलेशन की वजह से होती है, ठीक है। अब थर्ड इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या होती है, ठीक है। तो देखो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी को हम ऑल्सो क्या क्या कहते हैं, इसके दूसरे नाम क्या क्या है, एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फिर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी है वो हम करते हैं एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल है, पेरीमेनोपोजल है या पोस्ट मेनोपोजल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। अगर जो फीमेल है, जो पेशेंट है, वो रिप्रोडक्टिव एज है, तो उसमें हम 3 कंडीशन में एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। सबसे पहले उसके अगर टीवीएस के अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 11 से ज़्यादा है, तो हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। सेकंड केस, रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, अगर उसके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क है, मीन्स वो जो पेशेंट है वो टैमोक्सिफेन ले रही है लंबे समय से, तो उसके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। थर्ड केस क्या है, इफ ब्लीडिंग डिस्पाइट मेडिकल मैनेजमेंट, मीन्स उसको मेडिकल मैनेजमेंट देने के बाद भी उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। तो इन 3 कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेरीमेनोपोजल एज। तो देखो इंडिया के अंदर जो पेरीमेनोपोज की एज होती है वो होती है आफ्टर 40 ईयर्स, और इंटरनेशनल होती है आफ्टर 45 ईयर्स, ठीक है। तो पेरीमेनोपोजल एज फीमेल के अंदर हम ऑलवेज एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स कुछ भी हो, पेरीमेनोपोजल एज फीमेल में हम हमेशा क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट मेनोपोजल एज। पोस्ट मेनोपोजल एज में जब हम कब करते हैं, जब एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी का प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हम इंटरनेशनली यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड, और कौन सा है जो इंडिया के अंदर यूज करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड हम यूज करते हैं पेपेल या वेब्रा एस्पिरेटर्स, ठीक है, और अपन इंडिया में यूज करते हैं कार्मन कैन्यूला, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने का। तो बेस्ट टाइम होता है 2 to 3 डेज प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, 2 to 3 डेज। अब हम बात करते हैं कि देखो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना है कि देखो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम सेकंड ऑप्शन क्या लगाएंगे, डायलेशन क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, अगर ये भी नहीं है तो हिस्ट्रोस्कोपी। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।